Okay, so welcome to another video. इस वीडियो में we are going to talk about actually the emerging field of data science. Actually क्या data science एक shortcut है to get success in your you can say job opportunities or getting into any company. Like is data science smart or efficient way to get or secure any good job in a company. तो वही उस बारे में लेट्स डिस्कस अबाउट दैट एंड लेट्स गेट टू द वीडियो. ओके, सो व्हाट इज लेट्स डिस्कस एक्चुअली सिग्निफिकेंस क्या है इस डेटा का जो हम इतने देर से बात करते हैं. मतलब आजकल जो बात चल रही होती है कि डेटा साइंस इज अ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस से ये हो जाता है, डेटा साइंस इज द लाइक फ्यूल ऑफ द टुडेज इंडस्ट्री, कि डेटा पे पूरी दुनिया रन करती है. तो एक्चुअली सिग्निफिकेंस क्या है डेटा का, लेट्स सी. ओके, सो लेट्स एक्चुअली एक काम करते हैं कि लेट्स हम विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं कि कितना ज़्यादा डेटा एक्चुअली इंटरनेट पे है. ओके, तो अगर हम नंबर्स पे जाएं, 2.5 क्विंटिलियन बाइट्स ऑफ डेटा इज लाइक क्रिएटेड डेली. जो डेली डेटा क्रिएट होता है वो 2.5 क्विंटिलियन बाइट्स ऑफ डेटा होता है, और वो हम डेली इंटरनेट पे अपलोड करते हैं, या तो फिर यूट्यूब के सोर्सेज, या तो इंस्टाग्राम, या तो ऐसे कोई कुछ भी बहुत सारी वेबसाइट्स को मिला के 2.5 क्विंटिलियन बाइट्स ऑफ डेटा रोज हम अपलोड कर रहे हैं अपने इंटरनेट पे. एंड इंटरनेट आज का तो है नहीं, इंटरनेट चल रहा है 1990s से. लाइक आफ्टर 2005 यूट्यूब आया, and after like some more year after 2005 many platforms came along. तो उसके बाद आने से just imagine कि if 2.5 क्विंटिलियन बाइट्स ऑफ डेटा आजकल हो रहा है, तो पहले तो इतना नहीं हो रहा होगा, बट स्टिल अगर हम उन सबको ऐड करें तो अभी तक just imagine the amount of data हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है इंटरनेट पे. एंड जस्ट इमेजिन हम क्या क्या कर सकते हैं उस डेटा के साथ. जैसे अगर मैं यूट्यूब के वो ले लूँ कि एक पर्टिकुलर जॉनर के सारे गानों के मैंने वो ले लिए, और मैं देख रहा हूँ कि एक बंदा जो है वो यूट्यूब पे बैठ के ये इसी जॉनर के गाने सुन रहा है. तो सोचो उस डेटा से मैं क्या कर दूंगा कि मैं एक ऐसा एल्गोरिथम बना दूंगा जो उसको उसी जॉनर के गाने रिकमेंड करता रहेगा. ओके, तो यहाँ पे जो यूट्यूब की बात हुई है, तो लेट्स सी यूट्यूब पे कितना डेटा आता है. तो 500 hours of video is uploaded to YouTube every minute, like all over the world. So according to a magazine, not 50 but 500 hours of videos हमेशा like YouTube पे अपलोड होती रहती हैं. जस्ट इमेजिन कि अगर हम ये पूरे के पूरे जो सिर्फ YouTube का ही डेटा है, अगर उसको भी हम टैप इन कर पाए तो कितना ज़्यादा डेटा होगा हमारे पास. लाइक अगर हम कैलकुलेट करने बैठे तो हम अगर पूरे दिन का हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं तो कितना ज़्यादा डेटा हमारे पास आ जाएगा, एंड हम कितनी ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं. क्योंकि एक फ्रेज तुमने सुनी होगी, लाइक वी लिव इन अ डेटा ड्रिवन वर्ल्ड. सो अगर वर्ल्ड ही डेटा ड्रिवन है, तो अगर मेरे पास पूरे एक ही दिन का यूट्यूब का अगर पूरा मैं ऐसा कलेक्ट कर लूँ, तो जस्ट इमेजिन हाउ कैन आई रन द वर्ल्ड. आई मीन आई कैन नॉट रन द वर्ल्ड, बट या यू कैन इमेजिन द रेस्ट, राइट. ओके, सो द सिग्निफिकेंस ऑफ डेटा में अभी जैसे बात हो रही थी, 2.5 क्विंटिलियन बाइट्स ऑफ डेटा हमारा नेट पे आता है. ओनली 0.5% ऑफ डेटा इज बीइंग लाइक यूज्ड इन लाइक कलेक्शन, प्री प्रोसेसिंग, यूज्ड बाय द टेक कंपनीज और एनी कंपनीज. ओके, सो यहाँ पे अभी हमने डिस्कस करा कि 1990 से तो इंटरनेट है, बट डेटा साइंस फील्ड तो पिछले कुछ ही सालों में आई है. तो यहाँ पे आ जाता है बहुत बड़ा एक डिमांड एंड सप्लाई का प्रॉब्लम. हमारे पास डिमांड तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारे पास डेटा तो बहुत पड़ा है 1990 से. तो अब हमारे पास डिमांड बहुत ज़्यादा है डेटा की, कि भाई मेरे पास डेटा तो है 1990s का, पर मेरे पास बंदे ही नहीं है उस चीज़ को लाइक उस चीज़ को मीनिंग दे सके. कि मेरे पास ऐसे डेटा पड़ा है कि जस्ट इमेजिन करो तुम्हारे आगे एकदम एक पहाड़ सा कुछ लाइक पहाड़ों का एक वो बन गया, मैंने रेत बना दी पहाड़ की, वो तो बस मीनिंगलेस है. बट अनटिल एंड अनलेस मैं उसको कोई एक स्ट्रक्चर दे दूँ, इसको बिल्डिंग बना दिया, इसको मैंने एक डोम बना दिया, इसको कुछ बना दिया, वो मीनिंग है. तो इसी तरीके से मेरे पास 1990 से डेटा पड़ा है, बस सप्लाई मेरे पास है नहीं. अब डेटा साइंस का यही सबसे बड़ा पावरफुल चीज़ है कि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो डेटा पड़ा है हमारे पास वो बहुत है. तो अब उस चीज़ को स्ट्रक्चर करने के लिए हमारे पास वो नहीं है डेटा साइंटिस्ट्स. तो इसीलिए वन ऑफ द इमर्जिंग फील्ड है ये. तो द सिग्निफिकेंस ऑफ डेटा ऑल्सो एक्ट्स एज अ ऑप्टिमाइजर टू एनी बिजनेस. अब मान लो कोई बिजनेस है मेरा,
कि मैं एक रेस्टोरेंट चलाता हूँ जहाँ पे मैं इंडियन खाना सर्व करता हूँ, ठीक है। अब मेरे आसपास के लोकेलिटी के बंदे का डेटा है कि वो किस टाइम पे निकलते हैं, वो रोज़ क्या खा रहे हैं, वो क्या ऑर्डर कर रहे हैं, उसका डेटा मेरे पास अगर है तो मैं अपना ऐप लॉन्च करके सोचो मैं अपनी नोटिफिकेशन दे दूं कि जैसे मेरे को पता है कि ये इंसान मिस्टर एक्स हर ट्यूसडे ये खाता है, लेट्स से भिंडी खाता है हर ट्यूसडे, भिंडी या फिर कुछ भी एक सब्जी और एक दाल खाता है। तो मैं उस सब्जी और दाल की अगर मैं उसको आधे घंटे पहले नोटिफिकेशन दे पाया, क्योंकि अगर ये तो मेरे पास डेटा है कि वो क्या कहते हैं सब्जी और दाल खा रहे हैं हर ट्यूसडे। अब अगर मेरे को इस चीज़ से ये मैंने दोबारा प्रेडिक्ट कर लिया कि वो नेक्स्ट ट्यूसडे भी यही खाएगा, तो मैं तो उसको नोटिफिकेशन भेज दूंगा कि भाई मेरे इससे खाओ, तो मैं इसको तुमको जल्दी डिलीवरी भी दे दूंगा, और अगर को तुम कॉम्बो वगैरह लेते हो तो मैं डिस्काउंट भी दे दूंगा। तो दिस इज हाउ द डेटा एक्ट्स एज अ ऑप्टिमाइजर। ओके, तो ये इसने क्या करा, मेरी बिजनेस को एफिशिएंट बना दिया, क्या कर दिया, ऑप्टिमाइज कर दिया यूजिंग डेटा। सो दैट इज वाई वी से दैट द वर्ल्ड इज रन ऑन डेटा, और वी लिव इन अ डेटा ड्रिवन वर्ल्ड। और this data also allows you to make benchmarks, baselines and set realistic goals। अब मेरे पास लेट्स से एग्जांपल यही लेते हैं कि मैं वही इंडियन रेस्टोरेंट चला रहा हूँ, और लोकेलिटी में एकदम मेरे ये समझ लो कि अब मेरी लोकेलिटी में ये समझ लो कि उतने लोग हैं नहीं, तो मैं तो ये एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता ना कि मेरा एकदम रोज़ हज़ारों की तादाद में बंदे आएंगे और मैं उन लोगों के हिसाब से खाना बनाऊंगा। तो रियलिस्टिक गोल्स सेट करने में हमारा डेटा जो है बहुत सही काम करता है। अब जैसे मान लो मैं हर दिन का फुटफॉल काउंट कर लेता हूँ बंदों का, तो इतना सा डेटा भी मेरे को ये बता सकता है कि किस दिन कौन सा बंदा है, कौन सा नहीं बट कितने बंदे आएंगे, तो उसके हिसाब से मैं सीटिंग अरेंज कर सकता हूँ। अब अगर मैं स्टाफ को हायर कर रहा हूँ तो मैं उनको पर डे के हिसाब से कितने स्टाफ लगेंगे वो मैं पता लगा सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें मेरे को डेटा से बड़े आराम से पता चल सकती हैं। तो ये है सिग्निफिकेंस ऑफ डेटा। दिस ऑप्टिमाइजेज योर बिजनेस, मेक्स योर बिजनेस एफिशिएंट। सो दैट इज वाई, और मतलब बेसिकली वी अर्लियर ऑल्सो डिस्कस्ड कि डिमांड एंड सप्लाई की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसीलिए डेटा साइंस आजकल बहुत ही ज़्यादा वन ऑफ द जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। सो व्हाट लेट्स डिस्कस करते हैं एक्चुअली इमर्जेंस ऑफ डेटा साइंस की। डेटा साइंस इमर्ज कैसे हुआ। अभी हमने डिस्कस करा कि 1990 से इंटरनेट है, इंटरनेट पे डेटा जा रहा है, बट वो स्ट्रक्चर्ड ही नहीं है, वो ऐसे बस फैला हुआ है डेटा कि हाँ ये यहाँ पे ये और इसके बारे में ये ब्लॉग्स है, ये इसके बारे का ये सोल्यूशन है, बट वो स्ट्रक्चर्ड ही नहीं है। तो द नीड ऑफ स्ट्रक्चरिंग ऑफ डेटा एक्चुअली हेल्प द डेटा साइंस टू गेन सच पॉपुलैरिटी। तो हुआ ये कि जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, मतलब अगर कोई भी एक्सेस करेगा तो उसको स्ट्रक्चरिंग कहीं ना कहीं चाहिए होगी। तो अब उस स्ट्रक्चरिंग के लिए डेटा साइंस इतना ज़्यादा पावरफुल एंड इतना ज़्यादा वो बन गया डिमांडिंग। So, with the introduction of machine learning algorithms for recommendation systems and recognition system and many other कुछ उसने recognize कर लिया, कुछ generate कर लिया machine learning ने, कुछ predict कर लिया, कुछ classify कर दिया। तो with the introduction of machine learning, तो machine learning तो काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है, पुरानी इन द सेंस कि वो चली आ रही है 1980s से, बट जो मशीन लर्निंग पहले चल रही थी दैट वाज टोटली बेस्ड ऑन फीचर इंजीनियरिंग। मतलब उसमें हम प्रोबेबिलिटी ये सब यूज़ करते थे, क्योंकि हमारे पास तब हार्डवेयर नहीं था। बट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ जीपीयूज दैट केम अलोंग इन 2016 और 2015। अब 2015 और 16 में बहुत तगड़े तगड़े जीपीयू आ गए हमारे पास। तो हमने क्या कर लिया कि अब हमारे पास तो कंप्यूटेशन पावर आ गई, तो हमने क्या सोचा कि मशीन लर्निंग को हम खुद फीचर्स ना बना के कंप्यूटर को ही बोलते हैं, या फिर हमारी कंप्यूटेशन की पावर को ही बोलते हैं कि तुम खुद फीचर बनाओ और तुम खुद फिगर आउट करो। तो मशीन लर्निंग ये करता है कि उसने फीचर्स भी खुद बना लिए, उसने डेटा भी तुमको उसने प्रॉब्लम भी तुम्हें सॉल्व करके दे दिया, और बस तुमको ये बता के दे दिया कि ये मेरी कुत्ते की इमेज है या बिल्ली की इमेज है, ये तुम्हारे ऊपर है, वो तुम्हें क्लासीफाई करवाना है, रिकॉग्नाइज करवाना है या रिकमेंड करवाना है कुछ। अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं लेट्स से टॉम एंड जेरी की वीडियोस ही देख रहा हूँ दिन भर तो नहीं, मैंने मान लो 5-6 टॉम एंड जेरी की वीडियोस देख ली, तो अब जो नेक्स्ट मेरी रिकमेंडेशन लिस्ट में आएगा वो ऑफकोर्स टॉम एंड जेरी की वीडियोज ही होंगी, है ना। तो यही है रिकमेंडेशन सिस्टम भी यही है
तो जो ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स होती हैं ये एक्चुअली दीज आर कॉल्ड योर डेटा हंग्री मॉडल्स। इनको जितना डेटा दोगे उतना एफिशिएंट तुम्हारा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम बनेगा। दिस इज लाइक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम कैन बी ट्रीटेड सिमिलर टू आर ह्यूमन ब्रेन्स। अब कोई 2 साल का बच्चा है, लेट्स से उसको बोलना लिखना सब आता है, बस उसको ये मतलब वो बट उसका कॉग्निटिव दिमाग सिर्फ अभी 2 साल का ही है। तो अब मैं उसको ये बोलूँ कि ये रहा पेन मेरे हाथ में, तो अगर मैं बोलूँ कि ये रहा पेन और मैं सिर्फ एक बार बोलूँ कि ये रहा पेन, तो वो हो सकता है बड़े आराम से कल तक भूल जाएगा। बट अगर मैं उसको 5 बार बताऊँ कि ये है पेन, फिर नेक्स्ट टाइम 10 सेकंड बाद ये है पेन, फिर 1 घंटे बाद ये है पेन, तो हो सकता है कि चलो ठीक है थोड़ा बहुत याद रह गया। बट अब मैं उसको 1000 बार मतलब ऐसा बहुत बार सिखाऊं मैं उसको कि ये है पेन, दूसरा टाइप का पेन दिखा के बोला मैंने, ये इसे भी पेन बोलते हैं, फिर एक और पेन लाया मैं, एक और पेन, फिर उसे बोला कि ये है पार्कर का पेन, इसे भी पेन बोलते हैं, फाउंटेन पेन ये भी पेन होता है। तो उसी तरीके से अगर मैं जितना डेटा उसको फीड करते रहूं वो उतना अच्छा सीखेगा। तो सिमिलरली मशीन लर्निंग एल्गोरिथम भी यही है, जितना डेटा दो वो उतना अच्छा एक्यूरेसी से वो सीखेगा। ओके सो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है जिसने एमर्जेंस ऑफ डेटा साइंस को वो करा, उत्साहित करा। तो रिक्वायरमेंट ऑफ कलेक्टेड एंड स्ट्रक्चर्ड डेटा, अभी हमने बात करी थी कि वो 1990s से तो डेटा पड़ा है हमारे पास, बट उसको स्ट्रक्चरिंग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा, तो उसी में डेटा साइंस हेल्प करता है। तो दिस इज द पॉइंट, लाइक रिक्वायरमेंट ऑफ कलेक्टेड एंड स्ट्रक्चर्ड डेटा इज नथिंग बट लाइक एग्जांपल ऑफ वही वाला सैंड पड़ा है तुम्हारे सामने, वो तो मीनिंगलेस है, तुमने उसकी बिल्डिंग बना दी तो उसको थोड़ा मीनिंग दे दिया तुमने। ओके सो हम वी लिव इन एक्चुअली डेटा ड्रिवन सोसाइटी। सो जैसे हम बात कर रहे थे अभी जैसे हमने एग्जांपल लिया कि ये पेन वाला, कि अब एक बच्चे को भी हमें दिखाना पड़ेगा कि ये पेन है बहुत टाइम्स के लिए, तभी वो सीखेगा। सो सिमिलरली मशीन लर्निंग के साथ भी यही है, मशीन लर्निंग मॉडल्स को हमें बहुत ज़्यादा डेटा दिखाना पड़ेगा कि देखो ये भी पेन है, दूसरे टाइप का भी पेन है, तो इसी तरीके से बस हम ऐसे दिखाएंगे नहीं, वो इमेजेस के फॉर्मेट में हम उसको इनपुट देंगे। So similarly, like emergence of data hungry machine learning models also led to the emergence of data science। तो data science को like बढ़ावा देने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल्स भी बहुत बड़े मशीन लर्निंग का भी बहुत बड़ा हाथ है। ओके सो डेटाबेस ऑल्सो, सो जनरली अगर हम देखें जो डेटाबेस होता है किसी भी कंपनी का वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि आजकल के डेटाबेसेस में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं कि इस बंदे का नाम क्या है, इसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, इसने अपनी बैचलर्स कहाँ से करी, इसने मास्टर्स करी या नहीं करी, अगर करी तो कहाँ से करी, सो दैट वे उसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स की वजह से डेटाबेस बहुत बड़ा हो जाता है। तो उस डेटाबेस को संभालने के लिए डेटा साइंस का भी बहुत काम आता है। ओके सो ऑल्सो डेटा साइंस को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स भी कोई भी फ्लैगशिप प्रोडक्ट ले लो तुम किसी भी कंपनी का, तो जनरली तुम देखोगे उस प्रोडक्ट में कोई ना कोई डेटा साइंटिस्ट ज़रूर होगा, या फिर डेटा साइंस के फील्ड प्रॉपर डेटा साइंस में काम करेगा, नहीं तो मशीन लर्निंग में काम करेगा, नहीं तो कंप्यूटर विजन में काम करेगा। अब जैसे कोई फ़ोन ले लो, अब फ़ोन कोई आया बढ़िया सा, अब कोई किसी ना किसी ने उसके कैमरा को इंजीनियर करा होगा, बट उस इंजीनियरिंग के पीछे किसी ने रिसर्च करी होगी। तो ये लगा लो कोई ना कोई कैमरा के रिसर्च के लिए कोई कंप्यूटर विजन रिसर्चर रहा होगा, या कंप्यूटर विजन नहीं तो ऑप्टिक्स रिसर्चर रहा होगा। और जैसे ऑप्टिक रिसर्च करने के लिए उसको उसके प्रीवियस ईयर के जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे या प्रीवियस जितने भी कैमरा के डेटा होंगे वो चाहिए होगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा या बहुत करके डेटा साइंस हमेशा रहता ही रहता है किसी भी फ्लैगशिप प्रोडक्ट ऑफ एनी कंपनी। तो अगर फ्लैगशिप प्रोडक्ट में यूज होएगा डेटा साइंस, तो यू कैन इमेजिन यू वुड बी अ वेरी वेरी हाई, और तुम बहुत ही ज़्यादा एक एसेट होगे कंपनी के, ना कि लाइबिलिटी। Okay, so next point is big records collected by government and other private companies also। So जितने भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो अब डेटा कलेक्ट करती हैं, एंड जितने भी प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी डेटा कलेक्ट करती हैं, क्योंकि इनका मार्केट होता है। फॉर एग्जांपल अब जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो इतना डेटा कलेक्ट करके क्या करती हैं, वो इनको पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट कंपनीज को बेचते हैं ताकि टारगेटेड एडवर्टीजमेंट्स चलाई जाएँ। तो वो भी बहुत बड़ा हाथ है इमर्जेंस ऑफ डेटा साइंस के लिए। सो बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेटा साइंस कि कहाँ पे अप्लाई हम कहाँ कर सकते हैं डेटा साइंस को। ठीक है, तो हम कुछ भी हमने अब मान लो मैंने कुछ एक रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू करा, अब रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू करा और मेरे पास डेटा ही नहीं है उस फील्ड के लिए,
तो हम क्या कर सकते हैं, अपना खुद का डेटा कलेक्ट कर लिया हमने, तो वो एक रिसर्च, वो एक एप्लीकेशन ऑफ डेटा साइंस है। अब हमने एक रिकमेंडेशन सिस्टम बना दिया। अभी मैं बोल रहा था कि जो मैं टॉम एंड जेरी की वीडियोस देखने लग गया, तो वो मैंने एक रिकमेंडेशन सिस्टम बना ही दिया, तो वो हो गया एक रिकमेंडेशन सिस्टम। तो ये कंटेंट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आते हैं तो बहुत सारे, अब जैसे ब्रेस्ट कैंसर प्रिडिक्शन भी एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे एआई हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज द ब्रेस्ट कैंसर्स। अब जैसे एपिलेप्सी प्रिडिक्शंस हैं, अब एपिलेप्सी का इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि ह्यूमन आई कभी कभी उसको नहीं पहचान पाती, बट एआई इतना ज़्यादा आजकल प्रिसाइज हो चुका है कि वो एपिलेप्सी प्रिडिक्शन तकरीबन लाइक एट पार या फिर कुछ कुछ टाइम पे बेटर भी करता है ह्यूमन से। तो एक और चीज़ हो गई एनोमली डिटेक्शन। एनोमली डिटेक्शन, अब जैसे मान लो सैटेलाइट इमेजेस हैं, ऊपर हमारे सैटेलाइट्स हमको देख रही हैं, हमको तो नहीं, मान लो एक बॉर्डर पे देख रही हैं और बॉर्डर के पास कोई एक ट्रक आ गया। अब सैटेलाइट को की इमेजेस में तो आ जाएगा कि हाँ बॉर्डर के बहुत पास ट्रक है, तो तब गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे या तो फिर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है या कुछ हो रहा है, या अगर उनके नॉलेज में नहीं रहा तो वो उसको एनोमली ट्रीट करेंगे। अब जैसे क्लस्टरिंग या ग्रुपिंग ऑफ रॉ डेटा, अब मेरे पास सिर्फ डेटा पड़ा है और मेरे को ये जानना है कि ये कौन से ग्रुप का है, तो वो मैं उसको क्लस्टर कर दूंगा। तो ये भी एप्लीकेशन है उस डेटा साइंस का। क्लस्टर मतलब लाइक मेरे पास बहुत सारे मिक्स पड़े हैं, तो मैंने जैसे ये रेड पॉइंट्स है मेरे हाथ में, ये ग्रीन पॉइंट्स और ये मिक्सड हैं, तो मैंने क्या करा, इनको ऐसे ऐसे अलग अलग क्लस्टर कर दिया, तो उन्हें क्लस्टरिंग बोलते हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन तो बताया अभी मैंने, जैसे बिजनेसेस को ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, या तो फिर नॉर्मल लाइक कोई छोटी मोटी लाइक कंपनीज या फिर स्टार्टअप में भी लाइक डेटा साइंस एज अ ऑप्टिमाइजेशन का काम करता है सिमिलर कॉन्सेप्ट्स पे। अब कोई मान लो बहुत बड़ी बैंक है, तो बैंक के पास बहुत सारे लोग आते हैं लोन लेने, तो कुछ कुछ फ्रॉड भी होते हैं, कुछ कुछ लोग ऐसे पैसे लेके भाग जाते हैं। तो वो चीज़, अब जैसे मान लो मेरे पास उनकी प्रीवियस हिस्ट्री है, उनका लोन का क्या स्कोर है, वो क्या क्या करते हैं काम एंड एवरीथिंग है मेरे पास, तो मैं उस पर फ्रॉड डिटेक्शन या रिस्क डिटेक्शन लगा सकता हूँ ना, कि मेरे को पता चल जाएगा कि ये बंदा फ्रॉड कितना % कर सकता है। तो अगर मेरे को पता चला ये 90% फ्रॉड कर सकता है, तो मैं लोन ही नहीं दूंगा, मैं बोलूँगा ये क्या कहते हैं, आपका जो स्कोर है वो बहुत ज़्यादा है फ्रॉड के लिए, तो वी कैन नॉट ग्रांट यू लोन। तो अब ये मेरे लिए बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा, क्योंकि अगर मैंने उसको लोन दे दिया और वो भाग गया तो नेक्स्ट इज ऑल्सो तो नेक्स्ट पॉइंट वेयर डेटा साइंस कैन बी यूज्ड इज टारगेट एडवर्टीजमेंट। अब अभी हमने बात करी कि जो कंपनीज वगैरह होती हैं अपना डेटा कलेक्ट करती हैं, अब हमसे डेटा ले तो लिया, बट आपने भी देखा होगा कि जब आप किसी भी ब्राउज़र कोई भी ब्राउज़र खोलते हो तो आपको पर्टिकुलर एड्स आती हैं। जैसे आप मान लो आपने अभी अभी सर्च करा कि मेरे को जूते लेने हैं, तो आपने सर्च करा गुड शूज़ नियर मी, तो अब आपने शूज़ सर्च करा बट आपको दूसरा काम भी आ गया साइड में, तो आपने नया टैब खोल के वो काम करने लगे, तो आप नोटिस करोगे कि वो आपको शूज़ की ऐड भी दिखाने लगेगा उसी ब्राउज़र पे जो आप काम कर रहे हो। उसी के बीच में एक पॉपअप हो के वो आ जाएगा कि ये शूज़ देखो 599 के हैं, बहुत सस्ते हैं, एकदम अच्छी हैं, कंफर्ट है, क्वालिटी है, तो वो करके भी आ जाएगा। तो उसे बोलते हैं टारगेटेड एडवर्टीजमेंट। तो जो आप लाइक जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो वो उसी के एड्स दिखाएगा आपको, रादर देन रैंडम एडवर्टीजमेंट्स। ओके, तो एक और पॉइंट जहाँ पे डेटा साइंस यूज़ होता है इज़ लाइक स्पीच रिकॉग्निशन। अब जैसे आजकल बहुत सारे ऑप्शन आते हैं कि आपने माइक का बटन दबाया, आपने कुछ बोला और वो रिकॉग्नाइज कर गया कि ये बोल रहा है कि व्हाट इज़ द वेदर टुडे। अब जैसे सिरी है, गूगल असिस्टेंट है, ये स्पीच रिकॉग्निशन पर ही काम करते हैं। अब जैसे शज़ैम है, तो शज़ैम तो आपका वो हो गया म्यूज़िक रिकॉग्निशन के लिए, बट इन अ जनरल स्पीच के टर्म में बात करें तो वो हो गया स्पीच रिकॉग्निशन। तो अब बहुत सारे जो एयरलाइंस होते हैं वो हम डेटा साइंस के थ्रू भी उनका हम रूट प्रिडिक्ट करते हैं, क्योंकि अब इतने ज़्यादा एयरलाइंस एट ए गिवन इंस्टेंस ट्रैवल करते हैं कि उनको लाइक बेस्ट पॉसिबल रूट ढूंढ पाना कभी वो हो जाता है, बहुत ही हैसल हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि दो फ्लाइट्स का रूट सेम हो एंड कोलिजन होने का चांस रहता है। तो डेटा साइंस के थ्रू हम उसको भी सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। And another point or application of data science is like vehicle tracking. अब जैसे अब हमारे पास अभी हमने बात करी थी कि गवर्नमेंट अपनी सैटेलाइट्स भेजती हैं। अब जैसे मान लो वो एक एग्जांपल ये था कि ट्रक आया, तो हम उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। एक्चुअली मान लो ट्रक आ गया हमारे स्क्रीन पे, तो हम वो ट्रैक कर सकते हैं कि वो जा कहाँ रहा है एंड आफ्टर अ पॉइंट वो कहाँ जाके पार्क हो रहा है एंड क्या वो एरिया
लाइक टेररिज्म के एरिया है या तो फिर वहाँ पे कुछ गलत काम हो रहा है तो उसके थ्रू हम ट्रैक भी कर सकते हैं. तो दैट इज़ अनदर एप्लीकेशन ऑफ डेटा साइंस. ओके, सो हम बात तो बहुत कर रहे थे डेटा साइंस की कि डेटा साइंस यहाँ पे यूज़ हो सकता है, डेटा साइंस क्यों करना चाहिए, डेटा साइंस में क्या क्या जॉब है. बट एक्चुअली व्हाट इज़ द सब पार्ट्स ऑफ डेटा साइंस. तो सब पार्ट्स ऑफ डेटा साइंस यू कैन से दैट लाइक डेटा साइंस के अंदर, मतलब डेटा साइंस एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर बहुत चीज़ें आती हैं. ओके, लाइक कॉमन भी बहुत चीज़ें हैं बट स्पेसिफिक चीज़ें भी बहुत सारी है. जैसे ये डायग्राम है, अब डायग्राम में देख सकते हो कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और डेटा साइंस है उनमें एक कॉमन सा ग्रुप है. बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलग भी एग्जिस्ट करता है बट डेटा साइंस अलग एग्जिस्ट नहीं कर सकता. तो जब भी हम डेटा साइंस की बात करेंगे तो ऑफकोर्स उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आएगा ही आएगा. बट अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि डेटा साइंस भी है. बट मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि डेटा साइंस आएगा ही आएगा, क्योंकि जितने भी मॉडल्स होते हैं जैसे मशीन लर्निंग मॉडल, डीप लर्निंग मॉडल या एआई मॉडल्स, वो डेटा हंग्री होते हैं और डेटा जहाँ पर भी आता है वहाँ पे डेटा साइंस यूज़ जनरली होता ही होता है. सो दैट्स वाई यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं एआई, एमएल या डीएल की, तो वहाँ पे डेटा साइंस जनरली वी टेंड टू यूज़ इट ओनली. ओके, तो सब पार्ट्स ऑफ डेटा साइंस एक्चुअली इज यू कैन से एआई एक बहुत बड़ा सा क्लाउड है और लाइक बहुत बड़ा सा वेन डायग्राम में बहुत बड़ा सा सेट है. उसका एक सबसेट है मशीन लर्निंग और उसका सबसेट है डीप लर्निंग. और डीप लर्निंग के अंदर एक और नया सबसेट आया है, दैट इज़ कंप्यूटर विजन. एंड इन सब को इन सब का कॉमन पार्ट इज़ योर डेटा साइंस एक्चुअली. तो डेटा साइंस सब में है, इन सब में है, इन सब को मिला के डेटा साइंस बनता है. बट डेटा साइंस इन तीनों को रिप्रेजेंट करे फुल्ली ऐसा मतलब नहीं है. ओके, तो अनदर टाइप ऑफ लर्निंग इज़ योर रीइंफोर्समेंट लर्निंग. अब मान लो तुमने बहुत न्यूज़ेस सुनी होंगी कि आजकल चेस के ऐसे इंजन बन गए हैं जो ग्रैंड मास्टर या सुपर ग्रैंड मास्टर को भी हरा देते हैं. तो अब वो एक्चुअली वो यूज़ करते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग का. वो ये करते हैं कि 2 CPU को खिलाएंगे और बहुत सारी गेम्स खेलने लगेंगे. वो तकरीबन 50,000, 1 लाख, 2 लाख गेम्स खेलेंगे. तो और उन गेम से सीख के वो अपने ऐसे स्ट्रैटेजीज बना लेंगे कि वो उनको कोई बीट ही नहीं कर पाता. तो दैट इज़ योर रीइंफोर्समेंट लर्निंग. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट एक्चुअली द अपॉर्चुनिटीज़ इन डेटा साइंस. तो अपॉर्चुनिटीज़ इन डेटा साइंस में अगर बात करें तो इन 2021 ओनली, और ये सिर्फ इंडिया की बात हो रही है, Glassdoor, which is another job seeking you can say website. तो उस वेबसाइट में close to 37,000 डेटा साइंस जॉब्स वर अवेलेबल. तो वो इंक्लूड करके मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, एक्सेट्रा. तो वो सब इंक्लूड करके 37,000 जॉब्स प्रेजेंट थी 2021 में. और ये 2022 में बढ़ने वाली है, 2023 में और बढ़ेंगी क्योंकि स्टार्टअप्स आ रहे हैं अब, और भी तुम्हारे डेटा अवेलेबल है तो गवर्नमेंट भी तुमको रिक्रूट कर सकती है. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी डेटा साइंटिस्ट्स को हेल्प करने वाली हैं. तो जो डेटा इंजीनियर्स होते हैं, यू कैन इमेजिन कि उनको सिर्फ बेस प्राइस उनकी 92,245 है. तो ये मीन सैलरी भी नहीं है. मीन सैलरी निकालने गए तो ये तकरीबन यू कैन से 120,000 तो आएगा ही आएगा. एंड इफ़ आपने और भी स्किल सीख रखी हैं, जैसे आपको मशीन लर्निंग भी आती है, तो आपको तकरीबन $200,000 भी मिल सकते हैं इन US अलोन ओनली. और इंडिया में बात करें तो इंडिया में भी अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर काइंड ऑफ सैलरी आपको मिल जाएगी एक अच्छी कंपनी में. तो नेक्स्ट कम्स इज़ योर डेटा एनालिस्ट. सो डेटा एनालिस्ट की भी एवरेज बेस सैलरी इज़ योर 62,970 पर ईयर, एंड दैट इज़ अकॉर्डिंग टू USA. सो US में इतनी मिलती है. एंड दिस इज़ योर बेस सैलरी. अगर वी कंसिडर द मीन सैलरी, ये भी तकरीबन 90,000 to 100,000 तो होगा. एंड द नेक्स्ट कम्स इज़ योर डेटा साइंटिस्ट्स. सो डेटा साइंटिस्ट्स एक्चुअली उनकी बेस सैलरी स्टार्ट होती है 97,350 से. तो इनका भी काम वही होता है. एक्चुअली ये काम करते हैं कि जो भी इनके पास डेटा आता है उसको मीनिंग में ये कन्वर्ट करते हैं. तो
इनका काम हो गया मीनिंग में कन्वर्ट करना, डेटा एनालिस्ट का काम हो गया सिर्फ एनालाइज करना और उनसे सिर्फ पर्टिकुलर फीचर्स निकालना। डेटा इंजीनियर का काम हो गया जैसे डेटा साइंटिस्ट जो काम करता है सिमिलर होता है डेटा इंजीनियर का, बट डेटा इंजीनियर का काम फिक्स्ड होता है। डेटा साइंटिस्ट्स का होता है कि वो नई नई मेथड्स भी लगाते हैं अपना, नई मैथमेटिक्स अगर उनको आ गई तो वो भी लगा देंगे एंड वो नई नई मीनिंगफुल डेटा तुमको ला के देंगे। तो नेक्स्ट कम्स इज़ योर मशीन लर्निंग इंजीनियर, जिनकी अच्छी खासी सैलरी होती है। तो उनकी बेस सैलरी जस्ट $112,000 है, तकरीबन $112,800 पर ईयर। एंड इनका काम वही होता है तुमको डेटा मिल गया, मीनिंगफुल डेटा मिल गया, अब इस चीज़ को यूज़ करके कोई एक सिस्टम बनाना, कोई एल्गोरिदम बनाना। जैसे क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम की ये क्या है, मेरे पास बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं, इनमें बताओ ये क्या है। तो वो हो गया क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम। प्रिडिक्शन एल्गोरिदम हो गया कि अब जैसे वो क्या कहते हैं, एपिलेप्सी प्रिडिक्शन हो गया जैसे हेल्थ केयर सेक्टर में। ओके, सो वो काम होता है मशीन लर्निंग इंजीनियर्स का। सिमिलर होता है स्टैटिस्टिशियंस एंड मैथमेटिशियंस का, जिनकी एवरेज बेस सैलरी इज़ 93,290 रुपीज़ सो पर ईयर। सो सिमिलरली बाकी भी होते हैं बिजनेस आईटी एनालिस्ट, स्ट्रैटेजीज वाले, जिनकी 70,000 के करीब होती है बेस सैलरी। मार्केटिंग एनालिस्ट जिनकी 58,000 होती है, एंड क्लिनिकल डेटा मैनेजर्स जिनकी स्टार्टिंग बेस प्राइस इज 75,000, 75.5। सो ऑल इन ऑल यू कैन सी दैट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं डेटा साइंस में वो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो काफ़ी अच्छा पे भी करते हैं। व्हेन यू एंटर द इंडस्ट्री तुमको सैलरी भी अच्छी मिलती है, तुम एक एसेट होते हो कंपनी के लिए, एंड तुमको उतनी ही ज़्यादा बढ़िया प्रोजेक्ट्स, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स, एंड उतनी ही ज़्यादा तुमको बेटर पोस्ट्स मिलती रहेंगी। ओके, सो यस, दैट्स इट एक्चुअली फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने वो देखा कि क्या डेटा साइंस करने से हमें क्विक कैन वी गेट टू अ सक्सेसफुल करियर। हमको क्या डेटा साइंस क्या एक स्मार्ट मूव है करना, या फिर एक शॉर्टकट है करना जिससे हमको एक सक्सेसफुल करियर मिलेगा। तो ऑल इन ऑल आई वुड से कि डेटा साइंस करना इज़ वन ऑफ अ स्मार्ट मूव दैट यू कैन डू, बिकॉज दीज डेज डेटा साइंस एक हॉट टॉपिक है। डेटा साइंस बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है बहुत कंपनीज में, एंड डेटा साइंटिस्ट्स की अभी बहुत ज़्यादा नीड है। तो आई वुड ऑल इन ऑल से कि डेटा साइंस अगर कोई करता है तो उसके लिए काइंड ऑफ स्मार्ट मूव होगा। तो येस, आई वुड से कि डेटा साइंस इज़ अ स्मार्ट मूव इन ग्रैबिंग और सिक्योरिंग अ गुड जॉब। आई मीन इट्स नॉट अ शॉर्टकट, बिकॉज इसमें भी बहुत स्किल्स चाहिए होते हैं, बहुत चीज़ सीखनी पड़ती है। क्योंकि अभी अगर हम प्रीवियस स्लाइड देखें तो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सीखना पड़ता है, थोड़ा मशीन लर्निंग भी करनी पड़ती है, डीप लर्निंग भी करनी पड़ती है, कंप्यूटर विजन भी सीखना पड़ता है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी सीखना पड़ता है, एंड मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स तो होता ही होता है इसमें। तो बहुत सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो ये शॉर्टकट तो नहीं है, बट हाँ एक स्मार्ट मूव ज़रूर है इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए। Okay, so that's it for this video. See you in the next one.